नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं पहली बड़ी खबर। किसान आंदोलन खत्म होने के बड़े आसार, सरकार ने दिए समाधान निकालने के संकेत। जी हां दोस्तों, बीते 2 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के जल्द खत्म होने के संकेत मिले हैं। सूत्रों की माने तो विज्ञान भवन में गुरुवार को केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चौथे दौर की लंबी चली वार्ता में पहली बार दोनों पक्षों के बीच विवादित मसले पर सहमति बन गई है। केंद्र सरकार ने लचीला रुख अपनाते हुए किसान संगठनों की सभी प्रमुख मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है। माना जा रहा है कि सरकार कानूनों में संशोधन पर विचार करने को भी तैयार हो गई है। अब चिन्हित सभी प्रमुख मसलों पर शनिवार को फिर से बैठक होगी, जिसमें निर्णायक फैसला हो सकता है। सूत्रों की माने तो विज्ञान भवन में चौथे दौर की गुरुवार को बैठक के शुरुआती 2 घंटे तनातनी वाले थे। किसान नेता अपनी बातों पर अड़े थे। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि किसान नेताओं ने सरकारी चाय तक लेने से मना कर दिया। उन्होंने अपने साथ लाई चाय पी। हालांकि ज्यों ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एपीएमसी पर अपनी चर्चा में लचीला रुख अपनाया, माहौल बदल गया। सरकार की तरफ से तीनों मंत्रियों ने जोर देकर कहा है कि न सिर्फ एपीएमसी को मजबूत बनाया जाएगा, वरन उसके दायरे में ज्यादा से ज्यादा किसानों को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का ट्वीट। बोले, कृषि कानूनों को रद्द करने से कुछ भी कम स्वीकार करना होगा विश्वासघात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने से कुछ भी कम स्वीकार करना किसानों के साथ विश्वासघात जैसा होगा। राहुल गांधी ने यह बात गुरुवार को किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच बातचीत की पृष्ठभूमि में कही है। राहुल गांधी ने कहा है कि कृषि संबंधित काले कानूनों को सरकार को पूरी तरह से रद्द करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया है कि काले कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार करना भारत और उसके किसानों के साथ विश्वासघात होगा। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। सुपरस्टार रजनीकांत की राजनीति में एंट्री। 31 दिसंबर को पार्टी का होगा ऐलान। जी हां दोस्तों, अभिनेता रजनीकांत ने आखिरकार अपने सियासी सफर को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म कर दिया है। सुपरस्टार ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 में एंट्री का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए अटकलों और अफवाहों पर विराम लगा दिया है। रजनीकांत ने कहा है कि वह जनवरी में अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू करेंगे और यह तारीख 31 दिसंबर को सार्वजनिक की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दागी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध के हक में नहीं केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया रुख। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दागी या दोषी ठहराए जा चुके नेताओं के संसद या विधानसभा चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टी बनाने या किसी पार्टी का पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का विरोध किया है। केंद्र का कहना है कि किसी अपराध में दोषी ठहराए जाने पर नौकरशाहों पर प्रतिबंध की तुलना सांसदों, विधायकों पर इसी तरह के प्रतिबंध से नहीं की जा सकती। इसकी वजह यह है कि सांसद, विधायक सेवा नियमों के नहीं बल्कि पद की शपथ के अधीन होते हैं। कानून एवं न्याय मंत्रालय की ओर से दाखिल हलफनामे के मुताबिक निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के संबंध में कोई विशेष नियम नहीं है। यद्यपि तथ्य यह है कि जनप्रतिनिधि लोक सेवक हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधि सामान्यतः उस शपथ के अधीन होते हैं जो उन्होंने देश के और खासकर अपने संसदीय क्षेत्र के नागरिकों की सेवा के लिए ली होती है। विभिन्न कानूनों के प्रावधानों के तहत दोषी पाए जाने पर नौकरशाहों को उनकी सेवा से जीवन भर के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है, लेकिन सांसदों, विधायकों को किसी अपराध में दोषी पाए जाने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में वर्णित अवधि के लिए ही अयोग्य ठहराया जाता है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बरेली के दरगाह आला हजरत ने लव जिहाद के खिलाफ दिया फतवा। जी हां दोस्तों, यूपी में लव जिहाद रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लगाए गए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस कानून के तहत यूपी में अब तक 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मुकदमों की बढ़ती संख्या के बीच बरेली के दरगाह आला हजरत ने फतवा देकर लालच जबरन तरीके से धर्म परिवर्तन कराने को गैर इस्लामी करार दिया है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा फिर बढ़ा। पिछले 24 घंटों में 526 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 35,551 नए मामले सामने आए हैं।
वहीं 40,726 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना से होने वाली मौतों की बात करें तो बीते कुछ दिनों से मरने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में 526 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई है। मंगलवार को 501 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। देश में इस वक्त 4,22,944 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक भारत में कुल 95,34,964 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 89,73,373 लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। 1,38,000 लोगों को अब तक इस महामारी से अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। शिवसेना ने उठाई मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर बैन की मांग, केंद्र से की यह गुजारिश। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने देश में मस्जिदों के लाउड स्पीकरों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख में कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण के नियम सभी के लिए जरूरी हैं, इसलिए सरकार को अध्यादेश लाकर मस्जिदों में बज रहे लाउड स्पीकर पर रोक लगानी चाहिए। सामना में छपे लेख में कहा गया है कि देश में ध्वनि प्रदूषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर इसके बहुत बड़े कारण हैं। इन लाउड स्पीकरों की वजह से देश में पर्यावरण संरक्षण और ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी दिक्कतें भी बढ़ रही है। इन समस्याओं के निदान के लिए सरकार को केंद्र में अध्यादेश लाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन कराने से किया इनकार, लिखित परीक्षाएं होंगी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के अधिकारियों ने कहा है कि 2021 में बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से न होकर लिखित परीक्षाएं होंगी और परीक्षाओं के संचालन के लिए तारीखों पर विचार विमर्श अभी चल रहा है। बोर्ड के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अगर परीक्षाओं से पहले कक्षाओं में प्रयोगात्मक कार्यों के लिए छात्र उपस्थित नहीं हो पाए तो विकल्प तलाशे जाएंगे। सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन की तारीखों के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श चल रहा है। परीक्षाएं जब भी होंगी लिखित रूप में होंगी। परीक्षा सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं प्रतियोगी परीक्षाओं के मुद्दे पर 10 दिसंबर को छात्र, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बढ़ेगी चीन की टेंशन, ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबे पुल बनाएगा भारत। जी हां दोस्तों, सीमा के नजदीक तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की बड़ी पनबिजली परियोजना निर्माण की बात पर भारत सचेत हो गया है। भारत सीमाओं पर मजबूत सड़क नेटवर्क खड़ा करने की कड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनाने जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके निर्माण की मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक पुल विशाल ट्रांस एशियाई गलियारे एक बड़ा लिंक होगा जो वियतनाम में डैन नंग के साथ भूटान और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने का काम करेगा। इससे चीन की टेंशन बढ़नी तय मानी जा रही है। विशाल परियोजना भारत और जापान के बीच बढ़ती राजनीतिक साझेदारी को प्रदर्शित करेगी। यह परियोजना क्षेत्र में चीन के अतिक्रमण की काट होगी। भारत की यह महत्वाकांक्षी परियोजना कई आसियान देशों, खास तौर पर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस को मजबूती देगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मुश्किल में बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल में संसद भंग करने का प्रस्ताव पारित। जी हां दोस्तों, इजराइल में राजनीतिक संकट गहरा गया है। संसद को भंग किए जाने के प्रारंभिक प्रस्ताव के बहुमत से पारित होने के साथ ही देश 2 साल में चौथी बार आम चुनाव कराए जाने के करीब पहुंच गया है। वही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार के सहयोगी बेनी गेट्स ने नेतन्याहू पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अब बेहतर यही होगा कि देश में नए चुनाव कराए जाएं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। 50 रुपए महंगा हुआ एलपीजी गैस। जी हां दोस्तों, गैर सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। आईओसी ने दिसंबर के लिए गैस की कीमतें जारी कर दी हैं। गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत देश भर में 50 रुपए बढ़ा दी गई है। 5 महीनों के बाद यह पहली बार है जब बिना सब्सिडी वाले एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं। आईओसी की वेबसाइट के मुताबिक इस बढ़ोतरी के साथ ही 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर का दिसंबर के लिए दिल्ली में रेट 644 रुपए हो गया है, जो कि पहले 594 रुपए था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। एचडीएफसी बैंक को बड़ा झटका, आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड डिजिटल लॉन्च पर लगाई रोक।
जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC को बड़ा झटका लगा है। RBI ने HDFC बैंक के लिए डिजिटल लॉन्च एक्टिविटी, IT एप्लीकेशन और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई है। पिछले 2 साल में HDFC बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग पेमेंट में कई बार हो चुके आउटेज को लेकर RBI ने यह आदेश जारी किया है। रिजर्व बैंक ने 2 दिसंबर 2020 को HDFC बैंक को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस पिछले 2 साल के दौरान HDFC बैंक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट यूटिलिटी सर्विसेज में दिक्कतों को लेकर जारी किया गया है। RBI ने 21 नवंबर को हुई दिक्कत पर भी सवाल उठाया है। 21 नवंबर को बैंक के प्राइमरी डाटा सेंटर में पावर फेल होने से भी ग्राहकों को काफी दिक्कत हुई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान दक्षिण तटीय तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश और गरज के साथ छींटें पड़ सकते हैं। दक्षिणी केरल और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में कुछ भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि मन्नार, तमिलनाडु और केरल तट की खाड़ी के साथ समुद्र की स्थिति बहुत उबड़-खाबड़ होगी। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता एक बार फिर से खराब हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज 20 नवंबर के बाद 11वें दिन भी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमतों में 15 से 17 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल के दाम में 15 पैसे से लेकर 19 पैसे तक बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम आज 17 पैसे बढ़े हैं, जबकि डीजल 19 पैसे महंगा हुआ है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम बढ़कर 82 रुपए 60 पैसे हो गया है, जबकि डीजल का दाम 72 रुपए 84 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में आज सोने के दाम में 481 रुपए प्रति 10 ग्राम की वृद्धि देखने को मिली है। इसके साथ ही सोने की कीमत 48,887 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। इससे पिछले सत्र में सोने का भाव 48,406 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। सिक्योरिटीज के मुताबिक वैश्विक धातु बाजारों में सकारात्मक संकेतों की वजह से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली में चांदी की कीमत 555 रुपए की तेजी के साथ 63,502 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पिछले सत्र में चांदी की कीमत 62,947 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ग्रीस के पत्रकार का दावा, अदोरगन बना रहे कश्मीर में आतंकियों को भेजने की योजना। जी हां दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अदोरगन हमेशा से ही पाकिस्तान का कई बातों पर समर्थन करते रहे हैं। इसी बीच उन्हें लेकर एक नया खुलासा हुआ है। यह खुलासा ग्रीस के एक जाने माने पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में किया है। दरअसल ग्रीस के पत्रकार एंड्रियास माउंटेनजोली ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि एर्दोगन पाकिस्तान की सहायता के लिए कश्मीर में सीरिया के विद्रोही आतंकियों को भेजने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए तुर्की के अधिकारियों ने कई आतंकी गुटों से बातचीत भी की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब अपने घर पर मंगाएं डीजल। दिल्ली NCR सहित कई शहरों में ये कंपनी दे रही है सुविधा। जी हां दोस्तों, आपकी हाउसिंग सोसाइटी में जनरेटर के लिए डीजल चाहिए हो या आपकी किसी मशीन के लिए अक्सर डीजल की जरूरत पड़ती हो, तो आपको पेट्रोल पंप के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। रतन टाटा सपोर्टेड स्टार्टअप रेस्पॉन्स एनर्जी के जरिए आप डीजल की होम डिलीवरी करा सकते हैं। डोर टू डोर डीजल डिलीवरी का काम कर रहे इस स्टार्टअप ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अपनी सर्विस शुरू की है। पुणे स्थित इस कंपनी के संचालक चेतन और अदिति भोसले मोबाइल पेट्रोल पंपों के जरिए डीजल की होम डिलीवरी कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, रिपोज एनर्जी स्टार्टअप को 2016 में शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक रिपोज एनर्जी ने लगभग 130 शहरों में 300 रिपोज मोबाइल पेट्रोल पंप के जरिए सर्विस देना शुरू की है। इस स्टार्टअप की योजना है कि आने वाले समय में 3200 रिपोज मोबाइल पेट्रोल पंप बनाकर लोगों के घरों पर जरूरत के मुताबिक डीजल पहुंचाया जाए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गूगल प्ले स्टोर पर लिस्ट हुआ यह देसी गेम। महज 24 घंटे में हुई 10 लाख रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, देसी मोबाइल गेम फौजी को शानदार रेस्पॉन्स मिलता दिख रहा है। मेड इन इंडिया मल्टीप्लेयर गेम फौजी ने महज 24 घंटे में गूगल प्ले स्टोर पर 10 लाख प्री रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पार कर लिया है।
फौजी गेम को डेवलप करने वाली कंपनी एनकोर गेम्स ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि गूगल प्ले स्टोर पर गेम का प्री रजिस्ट्रेशन शुरू होने के मात्र 3 दिन में ही इसने यह आंकड़ा पार कर लिया है। फौजी की टक्कर आने वाले पबजी मोबाइल इंडिया से होगी। 30 नवंबर को प्ले स्टोर पर आए इस गेम को कंपनी ने 30 नवंबर को ही गूगल प्ले स्टोर पर लाइव किया था और इसके बाद से प्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है। हालांकि कंपनी ने अभी तक फौजी की लॉन्चिंग तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असली नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।